अब आगे बात करते हैं अपन स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज कॉन्शियसली कंसीडर्ड। स्ट्रैटेजी जो होती है वो कॉन्शियसली बनती है, फ्लैक्सिबली डिजाइन होती है। दो वर्ड है, एक कॉन्शियसली होती है और दूसरा फ्लैक्सिबली बनती है। कॉन्शियसली मतलब सोच समझ के बनाओगे आप, और फ्लैक्सिबल का मतलब समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो किया जा सकता है और रिजिड ना हो। ठीक है। और इसका मकसद होता है रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना, ह्यूमन एफर्ट से रिजल्ट लेना और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, अपॉर्चुनिटीज के अनुसार, अपॉर्चुनिटी के अनुसार चैलेंजेस को मीट आउट करते हुए अपनी सक्सेस को प्राप्त करना। तो स्ट्रैटेजी बनती है सोच समझ के, कॉन्शियसली। ये बनाते वक्त फ्लैक्सिबल बनाई जाती है ताकि समय के अनुसार इसको परिस्थितियों में ढालकर बदला जा सके, और इसमें रिसोर्सेज को हमें मोबिलाइज करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज का अध्ययन करना पड़ता है, मार्केट में जो थ्रेट्स होते हैं उनको समझना पड़ता है और उनसे निकलते हुए अपने टारगेट को अचीव करना पड़ता है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, वापस से चाइना में सुनाई दे रहा है इस समय कोई नए तरीके का वायरस आया हुआ है जिससे बच्चों में खास तौर से सांस की तकलीफ हो रही है, और चाइना के हॉस्पिटल भरे पड़े। अब ये भी कैसी है, एक छुआछूत वाला ही रोग है, एक तरीके से सांस से फैलता ही। तो सपोज करो अगर भारत सरकार ने समय पे ध्यान नहीं दिया और कोविड की तरह इसका भी विस्तार हो गया तो एक बार फिर से लॉकडाउन की परिस्थिति आ सकती है। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, ये मैं एक परिस्थिति के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, अपने प्रॉपर व्यवस्था नहीं रखी, हमने चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को कंट्रोल नहीं किया, उनको स्कैन नहीं किया, उनकी जांच नहीं कराई, तो भारत तो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, नंबर 1 हो गया, अब तो चाइना से भी हम आ गए। तो हमारे यहाँ ये सांस जैसी बीमारी फैलते हुए देर थोड़ी लगेगी, जैसे पहले कोविड फैला था, कोरोना फैला था। तो सोचो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपनी फेस टू फेस क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कोई भी एडटेक कंपनी ने, तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी बेटा, उसके लिए चला ही नहीं पाएंगे, सरकार फिर रोक लगा देगी और हम फिर से किस पे लौटना पड़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन पे लौटना पड़ेगा। मतलब 2020 की जो परिस्थिति थी वो वापस से एक बार आती देखा जा सकता है। तो क्या आपको अपने प्लान में जो आप फेस टू फेस को बढ़ाने की कर रहे थे, परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल डिजाइन होनी चाहिए। जरा चैट में मुझे बताएं, क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं कि सारी की सारी चीजें जैसी सोची जाती है प्रोएक्टिव वैसी लागू नहीं होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार हमें कुछ चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में, क्योंकि सरकार के लेवल पे, कंपटीशन में, लोगों की प्रेफरेंस में जब तब परिवर्तन आते हैं, और जब परिवर्तन आएंगे तो हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, बिल्कुल समय के अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। स्ट्रैटेजी जो होती है वो आपको एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जितने भी काम करें वो अल्टीमेटली एक जगह जुड़ जाते हैं। हम तरह तरह के काम करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका गोल एक ही होता है। तो इसलिए उनको एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में बांधा जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, ताकि हम मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का अच्छे से अच्छे फायदा उठा सकें और थ्रेट्स को जो आई हमारे पास में उनको दूर कर सकें। यहां यह समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। आप अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी बना दो लेकिन आपका मैनेजमेंट बेकार है तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपका मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन स्ट्रैटेजी बेकार है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी अच्छी बना के खराब मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये समझना जरूरी है। हमें दोनों को अच्छा रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी और स्ट्रैटेजी को, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलेंगे। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इस पे आपसे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, इस पे आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। पुराने जमाने में, मतलब पुराने कोर्स में ऐसा पूछा भी जाया जाता है। भानुमति शर्मा कह रहे हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, सही कहा आपने। तो हमें स्ट्रैटेजी को कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, कमियां उसमें थोड़ी बहुत रहेंगी। फ्लॉलेस मतलब, फ्लॉ मतलब कमी, कमी उसमें थोड़ी बहुत रह जाती है। जो आदमी काम करेगा उससे गलती होती है, कामचोर आदमी से कभी गलती होती नहीं। जो काम करेगा गलतियां उसी से होंगी, कामचोर आदमी से गलती थोड़ी होगी क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। तो जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे तो थोड़ी बहुत कमियां रह जाएंगी उसके अंदर, इसलिए हम कहते हैं परफेक्ट नहीं बन सकती,
फ्लॉलेस नहीं बन सकती, ऑप्टिमल नहीं बन सकती। ऑप्टिमल मतलब इससे और बेस्ट नहीं हो सकती, इससे भी बेस्ट आ सकता है, हर बार इससे बेस्ट हो सकता है। तो वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी क्या है, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, मतलब भविष्य को देखते हुए करेजियस, साहसिक निर्णय लेने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा सडन इमरजेंसीज में, प्रेशर सिचुएशन में, फेलियर्स में निकल के आगे जाके रिजल्ट देने वाली होनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी डायनेमिक होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी समय के अनुसार अडॉप्ट करने वाली होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, हमारी स्ट्रेटजी कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकती, हमारी स्ट्रेटजी कभी भी ऑप्टिमल नहीं हो सकती, उसमें और सुधार की गुंजाइश होती है। जैसे मैं अपने आप को कहता हूं, बेटा पढ़ाते हुए मुझे भले 33 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी सीख रहा हूं। और वैसे भी मेरे स्वरूप को देखते हुए बेटा मैं अपने आप को सिख कहता हूं, और सिख का मतलब ये होता है सीखने वाला विद्यार्थी। सो आई एम स्टिल स्टूडेंट ऑफ दिस मैनेजमेंट। हालांकि मैंने मैनेजमेंट उनसे सीखी है बेटा जो मैनेजमेंट के गुरु रहे हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट को जना है ना, जनक जिनको कहते हैं, माइकल पॉर्टर। तो माइकल पॉर्टर साहब जो इस समय लिविंग लेजेंड है बेटा, करीब करीब 88 ईयर्स की एज के होंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। बत्रा सर उनसे बेटा पढ़े हुए हैं मैनेजमेंट के सिद्धांतों को। तो आप सोचो बेटा, बत्रा सर ने मैनेजमेंट वहां से पढ़ी, लेकिन फिर उसको जिंदगी में अपनाया, प्रैक्टिसिंग ऑटोमेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी, और इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए बेटा अपने आप को आज भी इंप्रूव कर रहे हैं, नई चीजें आज भी हम सीख रहे हैं। और बत्रा सर केवल सीए स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते बेटा, मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज में भी पढ़ाने जाया करते हैं। इसके अलावा बत्रा सर के बेटा गेस्ट लेक्चर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी हुआ करते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस पे बत्रा सर को गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया जाता है, मैनेजमेंट के ऊपर व्याख्यान देने के लिए, बात करने के लिए। तो ये तो बात हुई हमारी स्ट्रैटेजी की। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे बना करती है। कितने लेवल पे बनती है बेटा? 3 लेवल पे बना करती है। कॉर्पोरेट लेवल पे जिसको अपन कहते हैं टॉप लेवल, डिविजनल लेवल पे जिसको अपन कहते हैं मिडिल लेवल, और फंक्शनल लेवल जिसको अपन कहते हैं लो लेवल। तो 3 लेवल पे बेटा स्ट्रैटेजियां बना करती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल का काम क्या होता है? ओवरऑल कंपनी को देखते हुए, जैसे टाटा एंड सन्स की बात करूं तो उनके बैंड वैगन में 100 से ज्यादा कंपनी है। टाटा मोटर्स है, टाइटन घड़ी वाला यूनिट है, उनके अलावा वोल्टास जैसे वो फ्रिज बनाया करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा मेमोरियल ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं उनके पास में, फिर कम्युनिकेशन ब्रांड्स हैं उनके पास में, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हैं उनके पास में, ट्रक्स बनाता है वो लोग, स्पेस कम्युनिकेशन में है वो, इसके अलावा कम्युनिकेशन के डिवाइसेस बनाते हैं वो, कई तरीके के काम करते हैं। ज्वेलरी में है ना, डायमंड ज्वेलरी तनिष्क आती है बेटा उनकी, नमक बनाते हैं वो, स्टील बनाते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं वो। तो उनको बनानी पड़ेगी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मतलब एज ए होल सभी को ध्यान में रखते हुए सारे बिजनेसेस के लिए एक चीज, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए टॉप लेवल पे। तो ये टॉप लेवल पे बना करती है कंपनी के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, सीईओ, सीओओज, है ना, चेयरमैन, ग्रुप चेयरमैन, ये बैठ के बनाते हैं। दूसरा होता है डिविजनल, जनरल मैनेजर्स यहाँ बैठे होते हैं जो एक इंडिविजुअल बिजनेस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजियों का आगे निर्माण करते हैं। जैसे टाटा मोटर्स के लिए काम कर लेंगे वो, या टाटा स्टील के लिए बना देंगे वो। तो इनका काम होता है इंडिविजुअल बिजनेसेस को देखते हुए काम करना। उनके नीचे होते हैं फंक्शनल लेवल, जो मार्केटिंग है ना, या एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, या फाइनेंस, या अकाउंटिंग, या प्रोडक्शन, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, है ना, इस तरीके के इंडिविजुअल फंक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी का निर्माण करते हैं। तो स्ट्रैटेजियां 3 लेवल पे बनती है, टॉप लेवल जिसको अपन कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल, मिड लेवल जिसको अपन कहते हैं डिविजनल लेवल, और फंक्शनल लेवल जिसको अपन कहते हैं लो लेवल। चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं। आपको पता ही है बेटा चैप्टर 4 में इन सब के बारे में डिटेल में और डिस्कशन है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कौन फॉर्मुलेट करता है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट बनाया करती हैं। सच स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करती हैं प्लान फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जिसको अपन कहते हैं एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब अपने ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाते हुए काम करना। फॉरवर्ड जाना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, बैकवर्ड जाना बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। बत्रा सर ने बेटा अपने यूट्यूब के लेक्चर्स में भी कई बार, डेमो लेक्चर्स में भी बताया था। अपना जो हॉस्पिटल बत्रा सर चलाते हैं जोधपुर में और जयपुर में, वहाँ हम बेटा ऐसा काम किया करते हैं। क्या काम करते हैं? कोरोना के दिनों में हमने ऐसा किया था, जब मरीज को घर से लाना होता था, हम अपनी एम्बुलेंस मरीज के घर तक भेजते थे और उसको वहां से हॉस्पिटल लेके आया करते थे, जिसके लिए हम उससे चार्ज करते थे। तो बेटा हमने किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन कि मरीज को घर से हॉस्पिटल तक लाए।
फिर जब मरीज ठीक हो जाता था तो उसको घर पे पोस्ट ऑपरेटिव बेटा सुविधा देनी पड़ती है, नर्सिंग स्टाफ देना है, डॉक्टर की विजिट देनी है, दवाइयाँ देनी है, रेगुलर उसका हेल्थ चेकअप करना है, तो हम उसको घर पे भी स्टाफ को भेजा करते थे। इसको हम कहते थे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, नए नए एरियाज में काम करना। बत्रा सर बेटा खुद ही एग्जाम्पल है डाइवर्सिफिकेशन का। मैं बेटा एजुकेटर हूँ, ये मेरा एक काम है। मैं ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, तो कंसल्टेंसी का मेरा बिजनेस है। तीसरा बेटा मैं डील किया करता हूँ हॉस्पिटल्स में। मेरे 2 हॉस्पिटल है जोधपुर और जयपुर में। जोधपुर वाले हॉस्पिटल का नाम है यशमन हॉस्पिटल, जयपुर वाले का नाम है श्री नवकार हॉस्पिटल। सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में जो जयपुर के हैं बेटा वो जानते हैं, और जो जोधपुर के यहाँ रहते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। उसके बाद बेटा बत्रा सर डील करते हैं किसमें, रियल एस्टेट में। हम बेटा अपने टाउनशिप्स डेवलप किया करते हैं, 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट्स, पेंट हाउस वगैरह। तो इसके अलावा बत्रा सर बेटा फ्रूट को एक्सपोर्ट का काम किया करते हैं बेटा। हमारी एक फर्म बनी हुई है ऑजिस्टिक एक्सपोर्ट्स के नाम से, जिनमें हम इस काम को किया करते हैं। और भी बेटा सामाजिक काम, धार्मिक कार्यों में बत्रा सर आपके आगे रहते हैं। तो बेटा बत्रा सर के डाइवर्सिफाइड काम है, एक काम नहीं किया करते अपने पूरे दिन के कामों में, कई तरीके के कामों में बेटा इन्वॉल्व होते हैं, और उतनी शिद्दत से होते हैं जितना बेटा शिद्दत से आज आपको इस क्लास में पढ़ा रहे हैं। अंजलि कह रही है सर आप प्रॉपर जोधपुर से हो। बिल्कुल बेटा प्रॉपर जोधपुर से ही हैं बत्रा सर आपके। चलिए, तो हमें न्यू इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, नए प्रोजेक्ट कौन से लेने चाहिए, सबका डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल पे ही हुआ करते हैं। आगे बात करते हैं, कॉर्पोरेट वाइड जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो आगे डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रेटजीज में बांटी जाती हैं, ताकि हम कौन से प्रोडक्शन को करें, किस क्वालिटी का करें, किस प्राइस पे करें, कैसे प्रमोट करें, मार्केट में क्या चीज परचेज करें, लोगों का डेवलपमेंट कैसे करें, इन सब चीजों की फर्दर स्ट्रेटजीज में से बांटा जाता है। बात आई सबको समझ में। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के तहत फिर हमारी डिविजनल स्ट्रेटजी बनेगी, उसके तहत हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजी बनेगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? 3 लेवल पे बन गई हमारी स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल, मिड लेवल, डिविजनल लेवल, लो लेवल, फंक्शनल लेवल। टॉप मैनेजर्स बनाया करते हैं, ग्रुप चेयरमैन है ना, सीईओज, ये मिलके बनाते हैं हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। फिर जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं हमारे डिविजनल लेवल पे, और उसके नीचे फंक्शनल मैनेजर, मतलब मैनेजर ऑफ HR, मैनेजर ऑफ सेल्स, मैनेजर ऑफ परचेज, मैनेजर ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजर ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, वो हमारे आ जाते हैं फंक्शनल लेवल पर। अब आ जाओ, जो बात अपन ने अभी की थी उस पर एक सवाल आ सकता है, एक डिस्क्रिप्टिव सवाल आ सकता है, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, इसको एक्सप्लेन करें। एग्जाम में हमारे जो ओल्ड कोर्स था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ESSM में, उस पर इस पे कई बार सवाल पूछा जाता था। तो आइए अब इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी की जो स्ट्रेटजी होती है वो टिपिकली ब्लेंड होती है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर। प्रोएक्टिव एक्शन, प्रोएक्टिव मतलब प्री प्लान, ठीक है, जहां हम अपनी कंपनी की मार्केट इमेज और पोजीशन और परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और दूसरा रिएक्टिव हो सकती है, जो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हो सकते हैं या मार्केट कंडीशन में जो बदलाव आते हैं उनकी डायनेमिक कंडीशन को देख के बनाए जाते हैं। तो एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव तो होता है प्लान्ड, पहले से ही सोचा हुआ, और रिएक्टिव होता है अडाप्ट किया हुआ, समय के अनुसार जरूरत के मुताबिक उसे बदल के बनाया हुआ। बात आ रही है क्या बेटा सबको समझ में? तो एवरी स्ट्रेटजी ऑफ दिस वर्ल्ड इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। कंपनी जो होती है वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों स्ट्रैटेजी को बनाया करती है, ताकि अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट को डील किया जा सके। प्रोएक्टिव जो है वो प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जो है वो अडाप्टिव हुआ करती है। ठीक है, प्रोएक्टिव जो है वो प्लान्ड है, और रिएक्टिव जो है वो अडाप्टिव है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अनुसार है। वो कैसे बनती है? चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदल के बनाई जाती है। अब जैसे मैं ये क्लासें ले रहा हूं बेटा, आपकी ऑनलाइन ले रहा हूं, है ना, प्लान तो यही किया हुआ है कि मंडे से सैटरडे आपकी क्लासें ली जाए, संडे अपनी छुट्टी रहेगी। एक दिन आपको भी हम देते हैं कि एक हफ्ते में हमने जो पढ़ा है वो कर लिया जाए। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है बत्रा सर को कोई अति आवश्यक काम हो गया, या मैं अपनी जगह मौजूद नहीं हूं, तो मैं अपनी लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अपनी लाइव क्लास को किसी संडे को भी शिफ्ट कर सकते हैं। प्लान तो यह किया था कि संडे को छुट्टी रखेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाए कि हमें मंडे टू सैटरडे में छुट्टी करनी पड़ जाए, तो हम हो सकता है किसी दिन संडे को भी प्लान कर लें। तो क्या परिस्थिति के अनुसार हम स्ट्रेटजी को बदल नहीं सकते? इसी को तो रिएक्शन या अडाप्टिव स्ट्रेटजी कहा करते हैं। मैं 2 और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। पहला, आपको पता होगा
टाटा जो है वो नैनो बनाने के लिए सिंगूर नाम की एक जगह पे कोलकाता में जो है इसे बनाना चाहते थे। उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। क्योंकि सिंगूर जो जगह है वो एक खेतीबाड़ी वाला इलाका है और किसानों के उस एरिया में बुद्धदेव भट्टाचार्य की कम्युनिस्ट सरकार ने टाटा को जमीन दी थी। लोगों ने एजिटेशन कर दिया कि आप हमारी कृषि प्रधान जो है जमीन को क्यों यूज कर रहे हो, आप कोई रॉकी लैंड, बैरन लैंड जिस पे कुछ नहीं होता है वहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, हमारे रोजी रोटी क्यों छीन रहे हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। ममता बनर्जी ने इसको लपक लिया। पॉलिटिशियंस का काम ही होता है मुद्दों को लपकना। और उन्होंने बड़ा एजिटेशन किया और उस एजिटेशन के कारण ही ममता बनर्जी अपनी सरकार बना पाई। और आप देख रहे हैं 15 सालों से सरकार में लगातार चल रही है। ये तब की है सिंगूर वाली घटना है। टाटा को समझ में आ गया कि अब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई है, मैं यहां काम नहीं कर पाऊंगा। टाटा ने इमीडिएटली अपनी चीजों को वाइंड अप किया। 500 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ उन्हें। और उस समय मुख्यमंत्री गुजरात थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने इन्वाइट किया कि आप यहां आ जाएं, हम आपको अच्छी सुविधा देंगे। तो उन्होंने अपने आप को मूव किया साणंद में और यहां नैनो बनाई। अच्छा, गुजरात ही क्यों आए वो, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ क्यों आए? और भी जा सकते थे। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, वो भी बुला रही थी। लेकिन चूंकि उसके बाद इलेक्शन होने वाले थे तो रतन टाटा ने कहा पता नहीं राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकार बदल जाया करती है ना, पता नहीं वापस आवे नहीं आवे, मैं फंस जाऊंगा। फिर एक YSR रेड्डी साहब हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था हम आपको जगह देते हैं, आप आ जाइए। वो जगह दे रहे थे नक्सलाइट एरिया में। तो टाटा ने कहा कि नक्सलाइट एरिया में रो रो झगड़ेगा कौन नक्सल लोगों से, उन्होंने वहां भी मना कर दिया। नरेंद्र मोदी अपना सेकंड टेन्योर में अभी आए थे और मालूम था 5 साल इनकी सरकार चलेगी। और नरेंद्र मोदी प्रो बिजनेस जो है वो ग्रुप के माने जाते हैं। तो ये सोचते हुए टाटा ने उनके साथ काम करना पसंद किया। तो फैक्ट्री तो लगाने की सोची थी सिंगूर में, लगी गुजरात के साणंद में, लेकिन अल्टीमेट गोल नैनो बनाने का बदला नहीं हमारे। तो मैक्सिमम हिस्सा कि छोटी कार बनानी है, लोगों तक पहुंच की कार बनानी है, नैनो वो बदला नहीं हमारा। तो वो तो प्रोएक्टिव ही रहा, लेकिन जगह बदल गई। पश्चिम बंगाल के सिंगूर से निकल के हम गुजरात के साणंद में आ गए। बात आई समझ में? सो इट इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। क्या ये एग्जांपल सबको समझ में आ रहा है? फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बताएं। फटाफट से यस सर या जी सर लिख दो तो मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच गई है, आपको बात समझ में आ गई है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सभी ने लिख दिया है, हमें समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी बात। एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है? आपको मालूम है मुकेश अंबानी ने अपना पहला रिलायंस फ्रेश स्टोर हैदराबाद में खोला था, 2008 की बात है, ग्रैंड सक्सेस। सब्जी बेचने का, फल फ्रूट बेचने का इससे बढ़िया तरीका दुनिया ने नहीं देखा था। हम अक्सर सब्जी को सब्जी मंडी से बहुत गंदे तरीके से अरेंजमेंट में लेके आया करते थे, या सब्जी के ठेले जो हमारे घर के आसपास निकलते थे, सोसाइटी में आते थे, उनसे लिया करते थे, जहाँ फिक्स प्राइस नहीं है, बार्गेनिंग बहुत होती थी। लोगों को आवश्यकता थी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से फल फ्रूट सब्जी हमें मिले, शॉपिंग स्टाइल करने का एक आनंद आए हमारे को। और इस बात को रिलायंस ने अच्छे से समझा, मुकेश अंबानी ने समझा और उन्होंने 2008 में इसको डाला। एक ग्रैंड सक्सेस के बाद उसे देश भर में उन्होंने कंटेम्पलेट किया, सब जगह लगाया। उस जमाने में 2008-9 के आसपास उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी मायावती जी की, बस बहुजन समाज पार्टी की। जैसे वो वहां लगे, लखनऊ में कुछ सब्जी वाले ठेले वालों ने एजिटेशन कर दिया कि अगर सब्जी रिलायंस ऐसे बेचेगा तो हमारे तो रोजगार छिन जाएंगे, रोजी रोटी छिन जाएगी, हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। और उन्होंने एजिटेशन कर दिया। राजनीति के लोग मुद्दा ढूंढते हैं, मायावती को इसमें एक राजनीतिक मुद्दा नजर आया। उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि हमारे राज्य में मुकेश अंबानी के रिलायंस फ्रेश स्टोर नहीं चलेंगे, बैन किए जाते हैं। अब बेटा, मुकेश अंबानी जी के पास 2 तरीके थे, या तो जाके उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें कि मेरे को बिजनेस करने से कोई क्यों रोक सकता है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। या दूसरा तरीका है सरकार से पंगा न ले और अपना काम कर ले, क्योंकि सरकार से पंगा लेने का मतलब होता है जैसे सहारा के साथ हुआ, जब तक लोग उनके साथ थे सहारा ग्रुप ऊपर चढ़ता चला गया। जैसे ही राजनीतिक लोगों ने अपनी भ्रुकुटी तानी, सहारा ने दुनिया को बेसहारा कर दिया। और आपने देखा अभी जब उनकी डेथ हुई तो उनके बच्चे भी उनके पास नहीं आ पाए, पोते आए उनके पास, आपने देखा।
तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब पॉलिटिकल सपोर्ट आपका चला जाया करता है। तो बेटा बहुत समझदार लोग हैं अंबानी लोग, रिलायंस वाले, उन्होंने कहा पंगा नहीं लेते, कुछ और खोल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रिलायंस ज्वेल स्थापित कर दिया, मतलब रेडीमेड तरीके की ज्वेलरी आपको मिलेगी। आप पैसे लेके आए, बनी बनाई ज्वेलरी पड़ी है, अपने को लगा के चेक कर लें, सामने डिस्प्ले है, आपका पसंद आता है खरीद के ले जाओ, बनवाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जो हमारे छोटे छोटे सुनार लोग हैं जो हर शहर में काम किया करते हैं, उनके कंपटीशन में, और बिल्कुल मेकिंग चार्जेस स्टैंडर्ड, सोने की शुद्धता की हॉलमार्क जो है चेकिंग, ये सब के साथ में बेटा वो देने लगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि मायावती ने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने सब जगह रिलायंस फ्रेश बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। जिन राज्यों ने रिलायंस फ्रेश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, वहां रिलायंस फ्रेश चलते रहे, हमारे राजस्थान में चल ही रहे आज तक। लेकिन मायावती ने चूंकि यूपी में बैन किया था, हालांकि अब तो यूपी में भी चल रहा है योगी जी की सरकार में, लेकिन उन्होंने रिलायंस ज्वेल अडॉप्ट किया। तो मतलब दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी जैसी सोची जाती है वैसी लागू नहीं होती, परिस्थितियां ग्राउंड लेवल पे कुछ अलग होती हैं, जिनके अनुसार हमें भी अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं एवरी स्ट्रेटेजी ऑफ दिस वर्ल्ड इज पार्टली प्रोएक्टिव या मेजरली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। मतलब प्लांट वाला हिस्सा ज्यादा होता है, रिएक्शन वाला अडॉप्टिव वाला हिस्सा परिस्थितियों के अनुसार कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्लांट वाला हिस्सा तो ज्यादा होगा, ये तय बात है। बात आ रही है सबको समझ में? तो एक बार लिख दो नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, जैसे भानुमति ने लिखा है नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, आप सब लोग भी लिख दें नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। भानुमति कह रही है कुछ नहीं होता पर कुछ हो जाता है। बिल्कुल सही। कुछ कुछ होता है ना, बहुत कुछ होता है, ये दुनिया है बेटा। कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। तो कोई डाउट नहीं है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हम बिल्कुल नहीं करते गंदी बात, हम करते केवल अच्छी बात। अच्छा बताओ लाइव पढ़कर कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको फेस टू फेस की कोई कमी महसूस हो रही है, या आपको लग रहा है जैसे आपके सामने ही सब कुछ चल रहा है? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। शोभित मित्तल कह रहा है मजा आ रहा है कसम से। अंजलि अग्रवाल कह रही है एकदम मस्त है सर, क्या बात है, लव यू बच्चों, लव यू। बस मजा आना चाहिए बेटा। ये सब्जेक्ट अगर कोई एक्सपर्टीज से आपको पढ़ा रहा है, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है, तो बेटा ये सब्जेक्ट बहुत मजा देता है। और बेटा कोई ऐसा पढ़ा दे जो पहले एफएम पढ़ाता था और जबरदस्ती उसने एसएम भी ले लिया, तो वो सजा कर देगा। तो ये सब्जेक्ट मजे की बजाय सजे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लिए सजा में कन्वर्ट हो जाएगा। अंजलि अग्रवाल कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में बैठे ही पढ़ रहे हैं आपसे। बिल्कुल बेटा वही फीलिंग आती है बत्रा सर की क्लास में, चाहे आप किसी भी मोड में पढ़ लें, फेस टू फेस, ऐप के ऊपर, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव या कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात सबको क्लियर है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक डायग्राम से समझते हैं। एक कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेटेजी जो होती है वो प्लान्ड होती है काफ़ी हद तक, और फिर बाकी होती है रिएक्टिव। तो आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। आइए, कंपनी अपने एक्सपीरियंस जो उसको अनुभव है, कंपनी अपनी नो हाउ जो उसको नॉलेज है, नो हाउ का मतलब होता है नॉलेज, कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, मैन पावर, मशीन, मटीरियल, कंपनी की जो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस है, और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है मार्केट में कंपटीशन के लड़ने की, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक प्रो एक्टिव स्ट्रैटेजी बनाती है। उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रो एक्टिव स्ट्रैटेजी बनाती है, जिसमें कई नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं पुराने पीरियड के कामों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब परिस्थिति बदलती है, मार्केट में स्थितियां बदलती है, तो आपको कुछ अडॉप्टिव रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अनुसार
कुछ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एलिमेंट जोड़ने पड़ते हैं और कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, जिसको अबंडन स्ट्रैटेजी एलिमेंट कहते हैं। मतलब आपने स्ट्रैटेजी सोची, 70 से 80% स्ट्रैटेजी वैसी लागू हो रही है, लेकिन 15 से 20%, 25% स्ट्रैटेजी समय के अनुसार बदलनी पड़ रही है। लेकिन जो बदलनी पड़ रही है वो नए एलिमेंट है, लेकिन जो 15 से 20-25% आपने छोड़े वो अबेंडन है, वो इससे छोड़ने पड़ते हैं हमारे को। और उसके बाद जाके लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्चुअल स्ट्रैटेजी बनती है, जो जाके ग्राउंड लेवल पे लागू होती है। बात आई क्या सबको समझ में? तो हम 100% पहले प्लान करते हैं, जब ग्राउंड लेवल पे लागू करने की कोशिश करते हैं तो मालूम पड़ता है कई परिस्थितियां बदल गई। जिस मैन पावर को इंप्लीमेंट करना था वो आया नहीं, उसकी जगह दूसरा लागू करना पड़ रहा है। जो दूसरा आया है उतना केपेबल नहीं है, तो हम उससे सारा काम करवा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास में उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास उतने मार्केटिंग बजट्स नहीं है, परिस्थितियां बदल गई है, सरकार की तरफ से कोई रोक टोक आ गई है, कस्टमर की प्रेफरेंस स्टाइल बदल गई है। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्लान्ड स्ट्रेटेजी जो 100% की थी उसमें से वो सारे कंपोनेंट अब हटा देते हैं, अबेंडन कर देते हैं, जिनको लगता है अब लागू करना मुश्किल होगा, और उसकी जगह नई परिस्थितियों को देखते हुए कुछ कंपोनेंट डाल देते हैं। मार्केटिंग के तरीके या आपके बजट्स को बढ़ाने घटाने के तरीके, कस्टमर तक पहुंचने के तरीके में बदलाव लाते हैं, इसको कहते हैं रिएक्टिव। और इस तरीके से एक नई स्ट्रेटेजी का निर्माण होता है जो काफी हद तक पुराने जैसे कंपोनेंट की थी, और कुछ उसमें परिस्थिति के अनुसार नए कंपोनेंट डाले गए हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी होती है उसे हम लागू किया करते हैं। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? अंजलि अग्रवाल कह रही है सर मैंने कोई और सब्जेक्ट की अलग से क्लास नहीं ली, बस एसएम की ही ली है आपके पढ़ाने के तरीके को देख के। धन्यवाद बेटा। और मैं तो कहूँगा बेटा, आप बत्रा सर की इस पढ़ाई को पसंद करते हैं तो बेटा भारत भर के बच्चों तक ये बात पहुँचाएं कि बत्रा सर इस सब्जेक्ट को बेटा आपको केवल पढ़ाएंगे नहीं, जिंदगी भर के लिए काम आने लायक बना देंगे। क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, भविष्य के फाइनेंशियल मैनेजर, कंपनी के फ्यूचर CFOs, या हो सकता है आगे आप एंटरप्रेन्योर बन के कोई बिजनेस ही करें, उनमें भी ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली है। क्योंकि आपके बत्रा सर बेटा केवल सब्जेक्ट को पढ़ाते नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी जीते हैं। क्योंकि मैं हूं बेटा प्रोसेस ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ऐसे कई उदाहरण ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मैं दूंगा जब टॉपिक्स आएंगे कि हमने अपनी जिंदगी में इन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने क्लाइंटों को, जिनसे मैं कंसल्टेंसी फीस लिया करता हूं, क्या सजेस्ट किया, अपने बिजनेस में, अपने हॉस्पिटल में, अपने फ्रूट के बिजनेस में, अपने रियल एस्टेट में हमने क्या किया। बात आ रही है सबको समझ में? तो इस डायग्राम को सभी लोग याद कर लें। ये डायग्राम किसका है? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को डायग्रामेटिकली दिखाने का एक तरीका है। कुछ हिस्से अबेंडन कर दिए जाते हैं जो अब काम नहीं आते, और कुछ हिस्से रिएक्टिव तौर पे जोड़ दिए जाते हैं जो परिस्थिति के अनुसार होते हैं, और तब बनती है हमारी एक्चुअल स्ट्रैटेजी। जैसे आपको हमने बताई, कौन सी? टाटा की बताई हमने। सिंगूर से टू साणंद गए, सिंगूर से साणंद गए, टाटा की। और रिलायंस की, रिलायंस फ्रेश से रिलायंस ज्वेल पे कन्वर्ट हुए। तो रिलायंस फ्रेश से ज्वेल पे गए और टाटा सिंगूर से साणंद पे गए। अल्टीमेटली जो मकसद था नैनो बनाने का वो पूरा किया। अल्टीमेटली मार्केट में बने रहने का जो मकसद था, चाहे ज्वेल के बेसिस पे बनो या फ्रेश के बेसिस पे बनो, वो पूरा किया। बात आई क्या समझ में? तो इस तरीके से दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव हुआ करती है। ये डायग्राम याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं, क्योंकि हम चाहते हैं डे 1 से ही आप एग्जामिनेशन में क्या लिखने जा रहे हैं उस तरीके से ढल जाए। एग्जाम में हमारे पास देखो क्वेश्चंस किस किस तरीके से आएंगे। एग्जाम का जो हमारा पेपर होगा उसमें पहला पोर्शन जो होगा, ए पोर्शन, उसमें जो ए पोर्शन होगा वो तो MCQ का होगा, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर। तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसकी खूब प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और हम आपको करवा देंगे। भानुमति कह रहे एक बार फिर से दिखा दो। अभी दिखा देते बेटा, पहले ये बात कर लूं फिर मैं आपको बता देता हूं। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में भी एक होंगे केस वाले, केस सिनारियो, और एक होंगे नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव।
ये सवाल बेटा 5-5 मार्क्स के आएंगे। तो इनका जवाब देते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड लिखने पड़ेंगे, हाउ टू राइट। आपको कीवर्ड लिखने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूं, जैसे की ग्रुप है ना, जैसे गेम प्लान है, जैसे ब्लूप्रिंट है, ये कीवर्ड है। दूसरा, कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो राइटिंग होनी चाहिए आपकी। फिर तीसरा, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, डायग्राम आपको बनाना है वहां पे। चौथा, आपको एग्जाम्पल देना है, जैसे मैंने दिया रतन टाटा का, सिंगूर का दिया, आपको रिलायंस का दिया, ऐसे आप अपने समझ से भी कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। जब तक आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, आपको 5 में से 4 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अगर 5 में से 4 नंबर चाहिए, 5 तो बहुत बिरले ही देते हैं हम लोग, 4 नंबर लाने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। जनरली अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कितने आते हैं, 1 या 2 बस, आउट ऑफ 5, और फिर बच्चा फेल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है मेरी दिक्कत क्या है, क्योंकि वो कीवर्ड नहीं लिख के आ रहा है। कीवर्ड लिखो, उसके नीचे अंडरलाइन और कर लो, ताकि टीचर का ध्यान सीधा वहां जाए। कॉन्सेप्ट के अनुसार जो आपको समझाया जा रहा है वैसे राइटिंग करो, लिखो जवाब। फिर आप डायग्राम जरूर बनाओ, डायग्राम में टाइम नहीं वेस्ट करना है, 1 या 2 मिनट में रफ स्केच बना देना है, फिर एक एग्जाम्पल दे देना उसका 1 या 2। जब आप ऐसे काम करोगे तो आपको 5 में से 4 नंबर मिलना तय है। लोग डायग्राम नहीं बनाते, लोग एग्जाम्पल नहीं देते, केवल समझा के आ जाते हैं, कीवर्ड हाईलाइट नहीं करते, कीवर्ड लिखते नहीं है, तो फिर 1 या 2 नंबर ही मिलते हैं स्टेप वाइज मार्किंग में। इसलिए जरूरी है आज से, पहले दिन से आप ढल जाओ कि आपको एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। पढ़ना अलग बात होती है, आपने वो फॉर्मुलेट कर दिया, लेकिन जब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का वक्त आया, क्लास में 3 घंटे में पेपर में लिखना क्या है, अगर वो आप सीख नहीं पाए, वो आपको नहीं आया, तो फिर आप फेल होने सुनिश्चित है। इसलिए आपके नंबर कम आए, आप फेल हो जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए आज पहले दिन से हमें समझना होगा, कीवर्ड हमें मेमोराइज करना है, याद करना है, कॉन्सेप्ट वाइज हमको पैराग्राफ में लिखने हैं चीज़ों को, डायग्राम जरूर बनाना है हमारे को, एक डायग्राम मतलब रफ स्केच टाइप, और एक एग्जाम्पल जरूर देना है। आइए फिर से, जैसा भानुमति ने कहा है, इसको समझते हैं अपन। दुनिया की कोई भी जो स्ट्रैटेजी बनती है वो कैसे बनती है, जैसे आप बत्रा सर को अपने फ्रूट एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, तो क्या करूंगा मैं, मेरी कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है, मेरी कंपनी जो है वो 4 साल पुरानी है, 4 ईयर्स से मैं लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट में फ्रूट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो मेरा वो 4 साल का एक्सपीरियंस काम आएगा, मुझे कौन सी चीज़ मंगानी चाहिए, कौन सी बिकती है, किस पे लाभ होता है, किस पे लाभ कम होता है, कौन से फ्रूट खराब हो जाते हैं, कहाँ मुझे पोर्ट पे उसकी दिक्कत आया करती है, कहाँ मेरे डैमरेज चार्जेस लग जाते हैं, कहाँ मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा लगा करता है, कौन सा इंपोर्टर मेरे लिए ठीक है, कौन मुझे सही समय पर दे देता है, कौन मुझे सही मात्रा में माल दे देता है, कौन मुझे सही प्राइस पर दे देता है, ये मेरे को अपने कंपनी के एक्सपीरियंस से समझ में आता है। उसके बाद मेरा नॉलेज क्या है, अब बत्रा सर बेटा पढ़े लिखे हैं, अब कई लोग तो बिना पढ़े लिखे भी बिजनेस कर रहे हैं, मना नहीं है पढ़ना, लेकिन बत्रा सर को एडवांटेज है वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए सरकार के नियम कायदे भी समझते हैं। बत्रा सर दुनिया भर में क्या परिवर्तन हो रहा है इंटरनेशनली भी ध्यान रखते हैं। बत्रा सर पूरी न्यूज रखा करते हैं फल फ्रूट के बिजनेस में, पुराने टाइम में जो डेटा है उनके पास, उसका एनालिसिस करते हुए, किससे बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टूल अवेलेबल है, प्राइसेस कब कम ज़्यादा होते हैं तो बेटा उसके अनुसार, जब प्राइसेस कम होते हैं तो इंपोर्ट करके अपने यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं, और जब बेटा प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो बेटा हम उनको निकाला करते हैं। इस तरीके से एक मार्जिन अच्छा सा बन जाता है बत्रा सर के लिए। तो बेटा ये बत्रा सर का नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। बत्रा सर की स्ट्रेंथ क्या है बेटा, बत्रा सर की स्ट्रेंथ है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ना मैन पावर, ना मशीन, ना मटीरियल, ना मनी, तो बत्रा सर की स्ट्रेंथ है। बत्रा सर की वीकनेस क्या है बेटा, अब तो वीकनेस नहीं है, पहले जब इस फ्रूट बिजनेस में मैं नया नया आया था 4 साल पहले, जब जरूर मेरे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था तो कई जगह हमें नुकसान भी हुआ, उनसे सीखे अपन, तब वीकनेस थी, अब तो कोई वीकनेस नहीं है। कंपटीशन कैपेबिलिटी, दुनिया में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, जैसे पिछले साल बेटा हमने करीब करीब बेटा 100 कंटेनर कीवीज इंडिया में इंपोर्ट की थी, 100 कंटेनर कीवीज, वी वर द लार्जेस्ट कीवी इंपोर्टर्स ऑफ इंडिया उस समय बेटा। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है, हम जो प्राइस दे पा रहे थे कोई नहीं दे पा रहा था। तो बत्रा सर बेटा हर साल सीजन में एक फ्रूट पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं उसको इतना मंगाया जाए कि मेरे को वो कॉस्ट बहुत कम आ जाए, ताकि उसके बेसिस पर मैं मार्केट में अच्छा सा अर्न कर सकूं। मैं एट ए टाइम बेटा एक फ्रूट पकड़ के काम करता हूं,
कभी हम माल्टा पकड़ लेते हैं, कभी हम आम पकड़ लेते हैं, कभी हम ड्रैगन फ्रूट पकड़ लेते हैं, कभी हम कीवी पकड़ लेते हैं, कभी हम ग्रेप्स ले लेते हैं, कोई ना कोई एक चीज पकड़ के और सबसे ज्यादा इंपोर्ट करके और फिर उसको मार्केट में डालते हैं, तो बेटा हमें अच्छे खासे मार्जिन मिला करते हैं। ये हमारी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी। इनको देखते हुए मैं अपनी एक रणनीति बनाऊंगा, उसको मैं कहूंगा प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। लेकिन जैसे ही उसे लागू करने जाऊंगा, मार्केट में कुछ नई परिस्थिति मिल सकती है। जैसे मेरे से भी कोई बड़ा इंपोर्टर आ गया, सरकार ने मेरे इंपोर्ट के ऊपर कुछ ड्यूटीज बढ़ा दी, सरकार ने कुछ ऐसी चीजें नए मार्केट में लागू कर दी जिनके कारण से मेरे को ये माल मंगाना महंगा पड़ रहा है, या लोगों की प्रेफरेंस और स्टाइल बदल चुकी हैं। इन सब चीजों के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लांट स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। और प्लांट स्ट्रेटेजी में जब मैं बदलाव करूंगा तो मुझे कुछ एडाप्टिव रिएक्शन लेने पड़ेंगे कि मैं कीवी नहीं मंगाऊं, मैं माल्टा मंगा लूं, मैं माल्टा नहीं मंगाऊं, मैं ड्रैगन फ्रूट मंगा दूं, या मैं कुछ भी मंगा दूं। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या नया कर सकते हैं, जिसके आधार पर रिएक्टिव स्ट्रेटेजी आपकी उसमें जुड़े, और फिर प्लांट स्ट्रेटेजी और रिएक्टिव जुड़ के आपकी नई एक्चुअल स्ट्रेटेजी बने, जिसके आधार पर आप जो है मार्केट में वो चीज दे सके जिससे कस्टमर को भी फायदा हो और बत्रा सर भी उससे क्या करें, कुछ चीजें अर्न कर सके। बात आ रही है कुछ समझ में? मेरे ख्याल से सबको समझ में आई होगी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो चैट में एक बार आप सब लोग मुझे बता दीजिए कि क्या मेरे इस प्रैक्टिकल फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल से, मेरे लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आई? तो चैट बॉक्स में मुझे बता दें आप। भानुमति ने कहा बिल्कुल क्लियर है, बाकी बच्चे भी बता दें। हमारे इन कोर्सेज को भारत भर से बच्चे जो है वो खरीद रहे हैं और देख रहे हैं बेटा, है ना। मोहाली से, गुंटूर आंध्र प्रदेश से, इंदौर एमपी से, मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ बेटा। रणदीप कौर मोहाली से, देवी स्वरूप गुंटूर आंध्र प्रदेश से, मोहित शर्मा इंदौर एमपी से, ठीक है, मोक्षिका चीड़ा मुंबई से, शोभित मित्तल दिल्ली से, शुभम अग्रवाल कोलकाता से, भानुमति पाली राजस्थान से, मेरे बिल्कुल पड़ोस में 80 किलोमीटर दूर मेरे घर से। फिर बेटा जयेंद्र महाले मुंबई से, निधि सिंह प्रयाग से, ऐसे बहुत सारे बेटा बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं इसको। विशाल कुमार पटना से, दिलीप कुमार गुड़गांव से, अंजलि सुजानगढ़ राजस्थान से, किशोर साउथ छत्तीसगढ़ से। बहुत बड़ी लिस्ट है बेटा, बहुत बड़ी लिस्ट है जो इन कोर्सेज के माध्यम से हमसे पढ़ रहे हैं भारत भर में। चलिए आगे बढ़े। तो आपने फिगर देखा, कंपनी की जो एक्चुअल स्ट्रेटजी होती है वो पार्टली प्लान्ड होती है और पार्टली रिएक्टिव होती है। मतलब जो एक्चुअल स्ट्रेटजी होती है वो दो चीजों का ब्लेंड है, कॉम्बिनेशन है, प्लान्ड और दूसरी रिएक्टिव, ठीक है। और आपने इस फिगर में देखा हमारी कंपनी की जो स्ट्रेटजी होती है वो इनिशिएट की जाती है बिजनेस के अवसरों को देखते हुए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपनी की ओवरऑल पोजीशन और परफॉर्मेंस के साथ उनमें चीज़ों को अडॉप्ट किया करते हैं, रिएक्टिव चीज़ों को जोड़ते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेटजी पार्टली डिलिबरेट होती है, सोची समझी हुई होती है, जिसको हम प्रोएक्टिव भी कहते हैं, और बाकी चीज़ें जो होती है मार्केट के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार बदलती हुई होती हैं, जिसके लिए अपन चीज़ों को अडॉप्ट किया करते हैं ताकि मार्केट में हमारी एडवांटेज बनी रहे, मार्केट में हमारी एडवांटेज बनी रहे, ऐसा अपन चाहते हैं। बात आई क्या सबको समझ में? तो हम काफी हद तक प्रोएक्टिव होते हैं और कुछ हद तक हम इसमें रिएक्टिव हुआ करते हैं, लेकिन 100% प्रोएक्टिव नहीं हो सकते, 100% रिएक्टिव नहीं हो सकते। प्रोएक्टिव होने का एडवांटेज क्या है कि हम हर चीज को पहले से ही गुणा भाग के आधार पर, नफे नुकसान के आधार पर सोच लेते हैं, तो चीजों को लागू करते हुए दिक्कत का सामना कम करना पड़ता है क्योंकि हम प्लान्ड वे में बैठे हैं।
लेकिन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने का फायदा क्या है, परिस्थिति के अनुसार ढाल के हम इस परिस्थिति में जो हमारे खिलाफ चली गई है वहां भी अपने लिए कुछ फायदा निकाल लिया करते हैं, हम अपने लिए कुछ बेनिफिट डेवलप कर लिया करते हैं। तो स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव बनेगी। ये दुनिया में कभी भी 100% प्रोएक्टिव नहीं हो सकती, 100% रिएक्टिव नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिवनेस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि कंपनी प्रोएक्टिव प्लानिंग पे चलेगी, लेकिन जैसे ही चीजें घटित होने लगेगी तो हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव कंडीशन को देखते हुए अपने आप में परिवर्तन करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा डेवलप की जाती है रीजनड रेस्पॉन्स के हिसाब से, अनफोर्सिन डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने आप में परिवर्तन करने के लिए। स्ट्रैटेजी को जो बनाया जाता है, जो कंपनी की स्ट्रैटेजी को स्टिच किया जाता है, उसमें प्रोएक्टिव एक्शन भी होते हैं जिसको अपन इंटेंडेड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, अडाप्टिव पीसेस भी होते हैं जो कि रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के तौर पे भी उसमें जोड़े जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं दुनिया की हर स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव हुआ करती है। स्ट्रैटेजी जो होती है वो हेल्प करती है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए जो मार्केट में अनसर्टनिटी बनी है उसको रिड्यूस किया जाए, ताकि आपकी सफलता की गुंजाइश बड़ी बन जाए। और इसके लिए हम नए नए रिवोल्यूशनराइज आइडियाज़ को लागू करते चले जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, रिसेंट टाइम में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो हैं, उन्होंने चेंज कर दिया है एंटायर डिजिटल पेमेंट सिनारियो इंडिया में, और अब तो ये दुनिया में चला गया। आपने देखा होगा भी G20 में जापान के कई लोगों ने हमारे यहाँ गोलगप्पे खरीद के खाए इससे, तो उन्होंने हमारे यूपीआई का पावर देखा। तो ये एक ट्रू एग्जाम्पल है मेड इन इंडिया का, जो दुनिया को हमने दिया है कि वेन प्लान्ड तरीके से हम कैसे पैसे, फिजिकल पैसे की जरूरत को खत्म कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, डिजिटल पेमेंट के तरीके से। तो ये एक तरीका है, कोरोना के टाइम में इसे बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला था और ये डेवलप हुआ तो उसी का परिणाम था कि सरकार भी आपके खाते में जो जनधन योजना में बने थे पैसा डाल पाई। तो अब किसानों को किसान निधि भारत सरकार ऐसे दे रही है, सब्सिडी इस तरीके से दे रही है इवन सरकारों के बीच में जो लेन देन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, बिजनेस में इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इवन मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लेन देन को आप बढ़ावा दें, एक दिन नियत कर लें कि हम डिजिटल लेन देन नहीं करेंगे, या एक महीना करके देखें, बिजनेस में इसको बढ़ावा दें, तो आपको भी इसकी ट्रेल और डॉक्यूमेंट को मैनेज करना आसान होगा, और साथ साथ में हमें इस देश को बहुत जल्दी कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। तो यूपीआई एक और एग्जाम्पल हो गया। बत्रा सर ने दो आपको दे ही दिए थे, रतन टाटा का सिंगूर से साणंद आना, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, रिलायंस ग्रुप का, अंबानी का रिलायंस फ्रेश से रिलायंस ज्वेल पे जाना, और तीसरा इन रीसेंट टाइम में जो कोरोना के टाइम थे या इस तेजी से बदलते हुए युग में यूपीआई के लेन देन को बढ़ावा देना फिजिकल लेन देन के मुकाबले। आजकल तो यूपीआई वॉलेट ही चल रहा है हमारे। आजकल नए जमाने के बच्चे तो कैश कैरी करते ही नहीं है, या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है उनके पास में, या उनके पास में यूपीआई पेमेंट के तरीके होते हैं, नेट बैंकिंग होती है जिनसे पैसे का लेन देन किया करते हैं। इवन आप लोगों ने भी इसी तरीके से हमारे इस कोर्सेज को परचेज किया है फिजिकली थोड़ी आप हमारी क्लासेस परचेज करने के लिए जोधपुर आए, आपने भी हमारी वेबसाइट के माध्यम से डिफरेंट पेमेंट मोड से उसको उपयोग में लेते हुए काम को किया है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिवनेस। बात आ रही है क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी इस बात को सब लोग समझ पा रहे हैं? जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं। तो अंजलि ने कह दिया
बाकी बच्चे भी फटाफट कह दो तो मुझे पता चले मेरी बात आप तक जा रही है। शोभित ने भी कह दिया समझ में आ रिया है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ रिया है, सभी को आ रिया है। ऐसा तो नहीं है दिमाग के एक हिस्से से आ रिया है दूसरे से जा रिया है, केवल समझ में आ रिया है होना चाहिए, जा रिया नहीं होना चाहिए। चलिए, सभी ने कहा आ रिया है और वहीं स्थित है, जा रिया नहीं है। चलिए, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, आइए एक और छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे केचप ब्रांड को आप सब लोग जानते हैं, केचप ब्रांड क्या करता है बेटा, टमाटो केचप बर्गर बनाया करता है। उसको एक हेल्दियर केचप बनाना था जिसमें शुगर कम होनी चाहिए, प्रिजर्वेटिव कम होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और किड्स जो केचप को कंज्यूम करते हैं वो खाएं तो माँ बाप को उससे चिंता ना हो। ऐसी स्ट्रेटजी को आप क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे यस, बिजनेस स्ट्रेटजी कंपटीशन को फाइट आउट करने के लिए चेंजिंग सरकमस्टांसेस के अनुसार लोगों की हेल्थ कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखते बनाई जाएगी कि हम एक ऐसा कैचअप बनाएंगे जिसमें शुगर कम होगी, प्रिजर्वेटिव कम होंगे, ताकि कोई आदमी उसको खावे तो शरीर और स्वास्थ्य को उतना नुकसान ना हो। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है जो पार्टली प्रोएक्टिव है कि पहले में शक्कर भी बहुत होती थी, शुगर भी ज़्यादा होती थी इंटेक, और प्रिजर्वेटिव भी बहुत इस्तेमाल होते थे, पर लेकिन जब से कोरोना आया है लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो मार्केट में वो देखते हैं कौन से केचप में शुगर कम है, कंटेंट देखते हैं उसके, कौन से में प्रिजर्वेटिव कम है, तो वैसी चीज़ों को वो उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को हम कहते हैं स्ट्रैटेजी का निर्माण, जिसमें पार्टली प्रोएक्टिव है पार्टली रिएक्टिव है। कैचअप बनाना जरूर है लेकिन हेल्थ कॉन्शियसनेस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या कर रहे हैं, शुगर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कम कर रहे हैं।